गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाशी सुमन, आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का नवंबर महीना का आर्थिक परिदृश्य देख रहे थे। आर्थिक परिदृश्य का 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, ये अंतिम वीडियो है। तो इसमें जो प्रमुख करंट अफेयर है उसको हम लोग चलिए एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट, है ना। चलिए, मॉर्गन स्टैनली ने 2023-24 के लिए भारत में वृद्धि दर पूर्वानुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया। 6.2% बढ़ाकर 6.4% कर दिया, है ना। तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि मॉर्गन स्टैनली है क्या, है ना। मॉर्गन स्टैनली है क्या? तो मॉर्गन स्टैनली एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। इन्वेस्टमेंट बैंक समझिए, मॉर्गन स्टैनली क्या है? एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसको निवेशक बैंक कह सकते हैं हिंदी में, है ना। इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है ना। ये बैंक क्या करता है? बैंक जटिल वित्तीय लेन देन करता है समझिए, जटिल वित्तीय लेन देन करता है। ये एसबीआई या पीएनबी या कोई और जो बैंक होता है उस तरह का बैंक नहीं होता है। ये जटिल लेन देन करता है, जटिल वित्तीय लेन देन करता है। एक कंपनी दूसरा कंपनी के साथ यदि वो अधिग्रहण करता है, विलय करता है या विक्रय करता है, तो उस लेन देन में ये इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है? सुझाव देने का काम करता है। सुझाव देने का काम करता है कंपनी को, तो सुझाव देता है। कैसा सुझाव? कि किसी कंपनी को किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितना करना चाहिए, है ना। और इन्वेस्टमेंट के लिए यदि पैसा का आवश्यकता हो तो पैसा भी जुगाड़ करता है। तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होता है। साधारण बैंक ये नहीं होता जैसे हम लोग जाते हैं पैसा डालते हैं सेविंग में या फिर सेविंग अकाउंट से पैसा निकालते हैं, वैसा नहीं करता है। ये इन्वेस्टमेंट क्या करता है? इन्वेस्टमेंट बैंक जटिल वित्तीय लेन देन करता है, ठीक है। ठीक है, तो मॉर्गन स्टैनली वही है। तो ये क्या किया? पूर्वानुमान लगाया। पूर्वानुमान मतलब कि भारत का जो वृद्धि दर जो रहेगा, जीडीपी का वृद्धि दर कितना % रहेगा, उसका एक पूर्वानुमान लगाया है। तो सबसे पहले 6.2% बोला था कि भारत का जो जीडीपी होगा, जो उसका आर्थिक ग्रोथ रेट रहेगा वो 6.2% रहेगा, लेकिन इसको बढ़ाकर 6.4% कर दिया गया। इसका कारण है, कारण क्यों बढ़ाने का कारण क्यों है? तो मॉर्गन स्टैनली मानता है कि भारत का जो उपभोग है ना, निजी उपभोग है ना, निजी उपभोग है, उसमें वृद्धि हुआ, यानी निजी उपभोग में वृद्धि। निजी उपभोग मतलब क्या हुआ? जहाँ की जो आम जनता है वो अपना कंजम्पशन में वृद्धि किया। जब कंजम्पशन ज़्यादा होगा, उपभोग ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ऑलरेडी आपका ग्रोथ रेट बढ़ेगा, आर्थिक ग्रोथ रेट बढ़ेगा। तो बस इसका मुख्य कारण वो यही बताया है कि निजी उपभोग में वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण 6.2 से बढ़ाकर 6.4% कर दिए हैं। तो बस यही था, इसमें आप आराम से समझ चुके हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और मॉर्गन स्टैनली के बारे में समझ चुके हैं कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका काम क्या होता है वो भी आप जान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। देखते हैं फिच का भारत में 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.3% पर बरकरार। फिच, देखिए यहाँ पर क्या समझने का चीज है। फिच का भारत में 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर, वही आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.3% रखा है ना। तो फिच क्या है पहले वो जान लेते हैं हम लोग। चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए फिच क्या है? ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना। ये काम क्या करता है? ये करता है क्या? किसी बड़ा निवेशक को, वो कोई देश भी हो सकता है, कोई बड़ा कंपनी भी हो सकता है,
एक निवेशक को किस क्षेत्र में निवेश किया जाए, निवेश करना कितना फायदेमंद होगा, कितना नुकसानदायक होगा, कितना रिस्क है, कितना प्रॉफिट है, सब उसके बारे में जानकारी निवेशक को दे देता है। ये निवेशक कोई देश भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकता है, और ये निवेश क्षेत्र भी कोई देश हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका को इंडिया में निवेश करना है, तो कितना रिस्क है अमेरिका के लिए और कितना मुनाफा अमेरिका कमा सकता है। यदि वही अमेरिका अगर अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करता है तो कितना रिस्क है इन्वेस्टमेंट का और कितना मुनाफा कमा सकता है ना। यदि मान लो कोई कंपनी है अमेरिका का, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, या फिर इंडिया कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, ONGC में पैसा लगाना चाहता है, गेल में लगाना चाहता है, भेल में लगाना चाहता है, तो फायदा का सौदा कितना, नुकसान का सौदा कितना, वो पूरा कैलकुलेट करके वो निवेशक को बता देता है, ताकि निवेशक को एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाए। उस आइडिया के आधार पर वो इन्वेस्टमेंट कितना किया जाए कि नहीं किया जाए, उसका डिसीजन ले सके। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम होता है, ठीक है। तो ये फिच जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्या बोला है कि भारत का जो आर्थिक अनुमान रहेगा ना, आर्थिक वृद्धि का अनुमान, वो 6.3 बोला था, अब बोला यही रहेगा, नहीं तो इसमें घटाएंगे ना हम इसका बढ़ाएंगे। इसका कारण क्या है, बोला कि भारत में भी मुद्रास्फीति का दर बढ़ा हुआ है, कंट्रोल में नहीं आया है मुद्रास्फीति, जिसके कारण RBI क्या किया, कठोर मौद्रिक नीति यानी कि एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बनाया है। जब कठोर मौद्रिक नीति के कारण क्या हुआ, निर्यात में शिथिलता आया है। कठोर मौद्रिक नीति में क्या हो जाएगा, ब्याज महंगा हो जाएगा, अब ब्याज महंगा हो जाएगा तो निर्यात भी कम से कम होगा, तो इससे क्या हुआ, आर्थिक ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन क्या है कि यहाँ का जो भारत का जो आपका निजी उपभोग है और सेवा क्षेत्र है, वो अच्छा खासा डेवलप कर रहा है, तो उधर से थोड़ा सा नुकसान हो रहा है कठोर मौद्रिक नीति के कारण, लेकिन भारत का जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कंजम्पशन में तो वृद्धि हुआ ही है, जिसके कारण ये तो न तो घटेगा न बढ़ेगा, ठीक है ना, न घटेगा न बढ़ेगा। ये 6.3 बोला था, 6.3 रहेगा, ठीक है। ये बढ़ेगा क्यों नहीं, कठोर मौद्रिक पॉलिसी के कारण नहीं बढ़ पाएगा ग्रोथ रेट। घटेगा क्यों नहीं, क्योंकि सेवा क्षेत्र भारत का डेवलप कर रहा है, यहाँ का निजी कंजम्पशन भी अच्छा खासा हो रहा है, निजी उपभोग भी अच्छा खासा हो रहा है, जिसके कारण आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुआ है, जिसके कारण ये इतना बोले हैं, इतना ही लगाया, 6.3 बोले हैं, 6.3 ही ऑलमोस्ट 6.3 ही आर्थिक वृद्धि दर रहेगा, किसके अनुसार, फिच के अनुसार। तो इस प्रकार फिच क्या है वो जान चुके हैं, 6.3 तो रहेगा, लेकिन उसका रीजन क्या है रहने का वो भी आप जान चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, S&P ने 2023-24 में भारत में वृद्धि के पूर्वानुमान को 6.0% पर ही बरकरार रखा है, 6.0% पर ही बरकरार रखा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण, सब कारण तो ऑलमोस्ट एक ही रहता है ना। देखिए S&P जिसको इस तरह से लिखते हैं, S&P भी लिखते हैं, S&P ये क्या है, ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होता है आप तो जान चुके हैं कि किसी निवेशक को, वो निवेशक देश हो सकता है, कंपनी हो सकता है, किसी क्षेत्र में, किसी देश में या किसी कंपनी में निवेश करना कितना जोखिमपूर्ण है, कितना फायदेमंद है ना, और उस कंपनी का जहाँ पर वो निवेश करना चाहता है, उस क्षेत्र में जहाँ पर निवेश करना चाहता है, उसका पूरा बायोडेटा बता देता है निवेशक को। वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम होता है, ठीक है, आप जान चुके हैं। तो S&P बोलता है भारत के ग्रोथ के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, कि ये कितना रहेगा, 6.0% ही रहेगा। पहले भी इतना ही बोला था, आगे भी इतना ही रहेगा इसके अनुसार, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, क्योंकि 3-3 महीना पर ये लोग ऑडिट करता है, ये 3-3 महीना पर लोग मॉनिटरिंग करता है। तो
अपना ये मॉनिटरिंग में पाया कि नहीं, इतना ही रहेगा। इसका कारण क्या है? कठोर मौद्रिक नीति, वो भी बोला है, कठोर मौद्रिक नीति। कठोर मौद्रिक नीति के कारण ग्रोथ नहीं आगे बढ़ पा रहा है, लेकिन 6.0% ग्रोथ भी अच्छा ग्रोथ है, लेकिन और बढ़ सकता था, लेकिन कठोर मौद्रिक नीति के कारण नहीं बढ़ पाया। कठोर मौद्रिक नीति क्यों होता है? क्योंकि आरबीआई क्या करता है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है? ब्याज को महंगा कर देता है, रेपो रेट महंगा कर देता है। जब रेपो रेट महंगा कर दिया, है ना, रिवर्स रेपो रेट चाहे रेपो रेट सब महंगा कर देता, तो क्या हो जाता है कि मार्केट में कैश का फ्लो कम हो जाता है, लिक्विडिटी कम हो जाता है। मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगा, कैश का फ्लो कम हो जाएगा, नगद कम हो जाएगा, तो आर्थिक गतिविधि क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम होने लगती है। अब आर्थिक गतिविधि कम होने लगी तो क्या होगा? ग्रोथ कम हो जाएगा। तो बस उसी कठोर मौद्रिक नीति कारण अभी निर्यात के सेक्टर में, चाहे आर्थिक विकास के सेक्टर में क्या हो रहा है? थोड़ा शिथिलता आया। शिथिलता मतलब थोड़ा थोड़ा कमी हो रहा है। कमी होने के कारण ये 6.0% आगे नहीं बढ़ेगा। ये कौन बोल रहा है? S&P बोल रहा है ना। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद प्रशांत का एरिया जितना है उसमें भारत का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। इतना होने के बाद भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद प्रशांत के क्षेत्र में भारत का वृद्धि दर सबसे अच्छा है। भारत का इकोनॉमिक वृद्धि दर प्लस में ही दिखा रहा है, अच्छा दिखा रहा है। ठीक है, समझ गए बात को? आगे बढ़े, चलिए। देखिए अगला क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की दृष्टि से 165 देशों में, 165 देशों में भारत का स्थान 87वां है। 165 देशों में भारत का स्थान कितना है? 87वां है, 87 है ना। देखिए आर्थिक सूचकांक, ये आर्थिक सूचकांक जो है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ये क्या है? किसी देश का इकोनॉमी में कितना ग्रोथ हुआ है, वहाँ का जीवन स्तर में कितना वृद्धि हुआ है ना, प्रति व्यक्ति आय कितना वृद्धि हुआ है, सारी बातों को देखकर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को लगाया जाता है, आकलन किया जाता है। तो टोटल 165 देशों का देखा गया, डाटा देखा गया। उसमें से 165 देशों में भारत का स्थान कितना मिला है? 87 मिला है। 87वां नंबर पर भारत को रखा गया है। और नंबर 1 पे कौन रहा है? नंबर 1 पर रहा है सिंगापुर। ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? ये करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। फ्रेजर कहाँ का ही है? कनाडा का है। क्लियर? इसमें तो कुछ था विशेष नहीं। तो सूचकांक जनरली पूछता है तो बता दीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि आर्थिक सूचकांक, स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? ये 87वां है। याद रखिएगा, सूचकांक से प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। देखिए अगला क्या है? 5 वर्षीय रिकरिंग जमा योजना में ब्याज दर में 0.2% बिंदु की वृद्धि, अन्य लघु बचत योजनाओं में ब्याज अपरिवर्तित। देखिए जैसे बैंक में हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं, पैसा जमा करके पैसा निकालते हैं, वैसे ही डाकघर में भी अकाउंट खुल सकता है, पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है ना। डाकघर में ये होता है कि जो लघु बचत योजनाएं चलती हैं उसका 3-3 महीना पर ब्याज दरों में फिर से उसका परिवर्तन किया जाता है, या फिर उसका फिर से
आकलन किया जाता है कि घटाना बढ़ाना है, वही रहना है, क्या 3-3 महीना पर चलता रहता है। तो 5 वर्षीय रिकरिंग जमा योजना, यानी कि 5 वर्षीय जो भी रिकरिंग जमा योजना होगा, रिकरिंग जमा योजना मतलब कि रिकरिंग डिपॉजिट होता है ना क्या, कि यदि कोई रिकरिंग डिपॉजिट, पहले समझ लीजिए रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। रिकरिंग जमा, यदि कोई निवेशक रिस्क लेना नहीं चाहता है और पैसा जमा करना चाहता है, उस पर कुछ बेनिफिट भी लेना चाहता है, लेकिन रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में जाकर रिकरिंग अकाउंट खुलवा लेता है, उसमें पैसा अपना सेविंग डालता है। उस पर क्या होता है, हर 3-3 महीना पर कंपाउंड इंटरेस्ट के दर से उसको इंटरेस्ट मिलता है। हर 3-3 महीना पर कंपाउंड इंटरेस्ट के दर से उसको इंटरेस्ट प्राप्त होता है, जिससे उसको फायदा होता है ना। और लघु बचत योजना क्या है, तो डाकघर बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, जिसमें से आप साधारण सामान्य लोग अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे कि पीपीएफ होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, सुकन्या समृद्धि योजना चलता है, फिर आपका किसान विकास पत्र चलता है। ये सब क्या है, लघु विकास योजना है, लघु बचत योजना है, ये सब है ना। तो जब अभी आकलन हुआ है तो उसका बता रहा है कि रिकरिंग जमा योजना में, यानी कि जो आरडी है, रिकरिंग डिपॉजिट है, उसमें 0.2% का वृद्धि कर दिया गया है। 3-3 महीना पर होता है, जैसा बताया था आरडी में, यानी कि रिकरिंग में, आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें 0.2% का वृद्धि कर दिया गया है। यानी कि जितना आप सेविंग करेगा उस पर 0.2% अब ज़्यादा मिलेगा, पहले की अपेक्षा ज़्यादा मिलेगा, है ना। लेकिन अन्य लघु बचत योजना, अन्य लघु बचत योजना का मतलब वही बताया जिससे पीपीएफ हो जाता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिर आपका किसान विकास पत्र हो जाता है, सुकन्या समृद्धि योजना हो जाता है, और भी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, लघु बचत योजनाएं चल रही है। उसमें क्या होगा कि अभी इसमें कोई ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी भी पहले के जैसा वो बना हुआ है, ठीक है ना। तो बस इसमें यही था, कुछ विशेष नहीं है। और रिकरिंग डिपॉजिट आप समझ ही चुके हैं, है ना, कि क्या होता है। तो है कि जो निवेशक रिस्क लेना नहीं चाहते हैं वो डाकघर में जाइए, रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाइए, पैसा जमा कीजिए, हर 3-3 महीना पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के दर से आपका सेविंग पर पैसा मिलते रहेगा, ब्याज मिलता रहेगा, वही रिकरिंग डिपॉजिट। बस उसमें यही था, कुछ विशेष नहीं है। अधिक से अधिक पूछ सकता है आपसे कि रिकरिंग जमा क्या होता है, और वही जो आपको बताएं वो पूछ देगा ऑप्शन में कि हर 3 महीना पर इस पर ब्याज दिया जाता है, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के दर पर दिया जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट के दर पर दिया जाता है, ये पूछ देगा, है ना। और भी कुछ पूछ सकता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा इन सब बातों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है कि सितंबर माह में एक ही दिन में 9 रूट पर मार्गों पर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन हुआ। कि सितंबर महीना में 9 रूट पर, एक ही दिन में 9 रूट पर गाड़ी चलाया गया है। कौन गाड़ी, तो वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है, एक्सप्रेस ट्रेन वो कब चला गया था, 15 फरवरी 2019 को। सबसे पहला कब चला गया था, 15 फरवरी 2019 पर। ये याद रखिएगा, ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार कब चला गया था, 15 फरवरी 2019 को। अभी टोटल सितंबर महीना का डेटा के अनुसार टोटल कितना है, तो 34, टोटल 34, कुल 34 मार्गों पर ये वंदे भारत चल रही है, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन का परिचालन हो रहा है, याद रखिएगा। एक डेटा ये याद रखिएगा, अधिक से अधिक 34 पूछ सकता है कि कितना रूट पे चल रहा है, तो 34 पे चल रहा है, ठीक है। इस तरह से आज हमने प्रतियोगिता दर्पण का नवंबर महीना का आर्थिक परिदृश्य पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, विद कॉन्सेप्ट कर लिया है ना। एक एक चीज़ को समझाते हुए गए हैं। हमको नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा समझने का चीज़ होता है। एक बार समझ जाइएगा तो सिर्फ डेटा में बदलाव होता है, कॉन्सेप्ट में कभी बदलाव नहीं होता है। तो अच्छा से पढ़िए, इसी तरह से पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आज नमस्कार।